हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 75 तक। क्वेश्चन नंबर 61, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक रिजल्ट्स इन। अर्थक्वेक के कारण जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है उसके कारण कौन कौन से फोर्सेस होंगे। ऑप्शन ए हाइड्रोडायनामिक प्रेशर, ऑप्शन बी है इनर्शिया फोर्स इनटू द बॉडी ऑफ द डैम, या ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं अर्थक्वेक के कारण कौन कौन से एक्सेलरेशन होते हैं, कौन कौन से डायरेक्शन में होंगे और उसके कारण कौन कौन से फोर्सेस होंगे। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक वेव मे बी ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन। द जनरल डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अर्थक्वेक जो वेव्स होती है अर्थक्वेक की, वो ट्रेवल कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन जो जनरल डायरेक्शन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और वर्टिकल होती है। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये अर्थक्वेक की वेव्स होती है। तो यदि अर्थक्वेक की जो वेव्स है, ठीक है, यदि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है तो उसके कारण कौन कौन से इफेक्ट हो गए वो हम देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कॉसेस टू फोर्सेस। उसके कारण दो फोर्स आएंगे डैम में। एक फोर्स होता है इनर्शिया फोर्स इन द बॉडी ऑफ द डैम। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं हम। इनर्शिया फोर्स क्या होता है, डैम की बॉडी में इनर्शिया फोर्स कैसे वर्क करेगा। द इनर्शिया फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन इम्पार्टेड बाय अर्थक्वेक फोर्सेस एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द डैम एंड एक्सेलरेशन। जो इनर्शिया फोर्स होता है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। किसके अपोजिट, जो अर्थक्वेक के कारण एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। और इसकी जो वैल्यू होती है इनर्शिया फोर्स की, वो मास ऑफ द डैम एंड एक्सेलरेशन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा इनर्शिया फोर्सेस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के कारण एक इनर्शिया फोर्स आता है और सेकेंड फोर्स होता है हाइड्रोडायनामिक प्रेशर ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ डैम एंड फाउंडेशन टूवर्ड्स द रिजर्वायर कॉसेस a momentary increase in the water pressure since the water resists the moment owing to its inertia। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है, तो जो डैम बना हुआ है, ठीक है, ये डैम है और यहाँ पर फाउंडेशन बनी होती है और इसकी अप स्ट्रीम साइड में क्या होगा, वाटर स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिजर्वायर कहेंगे। तो क्या होता है, जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है, अर्थक्वेक आता है, तो जो डैम है, डैम और उसकी फाउंडेशन, उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस रिजर्वायर की डायरेक्शन की ओर होता है। ठीक है, इसका जो मूवमेंट होता है वो जहाँ पानी भरा हुआ है, जहाँ पर पानी स्टोर किया हुआ है, उस डायरेक्शन में इस डैम का और फाउंडेशन का मूवमेंट होता है। तो उसके कारण क्या होता है, वाटर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द डैम एंड फाउंडेशन टूवर्ड्स द रिजर्वायर कॉज अ मोमेंट्री इंक्रीज इन द वाटर प्रेशर सिंस द वाटर रजिस्ट द मूवमेंट ओइंग टू इट्स इनर्शिया। जबकि वाटर क्या करता है, रजिस्ट करता है उस मूवमेंट को, ठीक है, उस मूवमेंट को रजिस्ट करने का काम करता है। इफ द हाइड्रोडायनामिक प्रेशर वेरिएशन इज एज्यूम्ड टू बी पैराबोलिक। यदि हम एज्यूम करते हैं जो हाइड्रोडायनामिक प्रेशर लगता है उसको हमने एज्यूम किया कैसा, पैराबोलिक है उसका वेरिएशन, तो जो इंक्रीज होगा वाटर प्रेशर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 0.555 अल्फा WH²। ये इसका फॉर्मूला होता है हाइड्रोडायनामिक प्रेशर का। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं ये लगेगा कहाँ पर। ठीक है, इसकी जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, एंड एक्ट एट हाइट ऑफ 4h/3π अबाउट द बेस। बेस से कितनी ऊपर लगेगा वो, 4h/3π। ये आपको वैल्यू याद रखना है, इसकी हाइट भी आपको याद रखना है और इसका जो फॉर्मूला दिया गया है कितना वाटर प्रेशर बढ़ेगा वो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये तो हमने डिस्कस किया कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है तो उसके कारण कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, डैम में दो प्रकार के फोर्स लगते हैं हॉरिजॉन्टल के कारण, कौन कौन से होते हैं, एक इनर्शिया फोर्स होगा और एक हाइड्रोडायनामिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम इसमें देख लेते हैं जो वेव्स होती है अर्थक्वेक की, उसका मूवमेंट यदि वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है, जो अर्थक्वेक की वेव्स है उसका मूवमेंट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो उसके कारण कौन कौन से इफेक्ट होंगे वो देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन ड्यू टू वर्टिकल एक्सेलरेशन अ वर्टिकल इनर्शिया फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द डैम एंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है उसके कारण सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, वो होता है वर्टिकल इनर्शिया फोर्स। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन क्या होगी, जो
एसिलरेशन की होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्टिकल यदि फोर्स होता है, सॉरी वर्टिकल एसिलरेशन होगा उसके कारण एक ही फोर्स लगेगा, इनर्शिया फोर्स लगता है। और यदि हॉरिजॉन्टल एसिलरेशन की हम बात करते हैं, अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनका हॉरिजॉन्टल एसिलरेशन होता है तो उसके कारण दो फोर्स लगते हैं, एक इनर्शिया फोर्स लगेगा और सेकंड कौन सा होता है, हाइड्रोडायनेमिक फोर्स। हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन में पूछा है हॉरिजॉन्टल एसिलरेशन। तो फ्रेंड्स इसके कारण दोनों प्रेशर होंगे, एक हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर भी होता है और एक इनर्शिया फोर्स होगा। तो क्वेश्चन 61 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हमारा करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। हाइड्रोडायनामिक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक एक्ट एट हाइट ऑफ, जो हाइड्रोडायनामिक प्रेशर होता है वो अर्थक्वेक के कारण आता है और हॉरिजॉन्टल एसिलरेशन के कारण आता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में। अर्थक्वेक की जो वेव्स है उनका जब हॉरिजॉन्टल एसिलरेशन होता है तो उसके कारण हाइड्रोडायनामिक प्रेशर आता है और उसकी वैल्यू भी हमने देखी थी, वाटर प्रेशर कितना इंक्रीज हो जाता है, 0.555 अल्फा WH²। और कहाँ पर लगेगा वो, 4h/3π अबाउ द बेस, 4h/3π अबाउ द बेस। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। द मेजर रजिस्टिंग फोर्स इन अ ग्रेविटी डैम इज, जो ग्रेविटी डैम होता है उसमें मेजर मुख्य रजिस्टिंग फोर्स कौन सा होगा। तो जो ग्रेविटी डैम होते हैं उनमें चारों फोर्स लगते हैं, वाटर प्रेशर लगता है, वेव प्रेशर होते हैं, सेल्फ वेट ऑफ डैम और अपलिफ्ट प्रेशर। इसके अलावा भी सिल्ट प्रेशर होता है, एक सिल्ट प्रेशर भी इस पर लगता है। ठीक है, इस पर सिल्ट प्रेशर लगेगा जब सिल्ट उसमें जमा हो जाती है, जब स्टोर हो जाती है डैम के बेस में, तो वहाँ पर क्या प्रेशर कौन सा प्रेशर लगता है, सिल्ट प्रेशर भी उस पर लगता है। अर्थक्वेक प्रेशर भी लगेगा डैम पे, तो ये प्रेशर होता है। तो इसमें जो मेजर रजिस्टिंग फोर्स होता है तो फ्रेंड्स वो कौन सा होता है, डैम का खुद का जो वेट होगा, सेल्फ वेट ऑफ डैम, वो होता है मेजर रजिस्टिंग फोर्स। वो डैम को रजिस्ट करता है, ओवरटर्निंग और स्लाइड होने से भी उसको रजिस्ट करता है। जिस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं डैम है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो ये पानी इस पर प्रेशर लगाता है। ठीक है, और यहाँ पर अपलिफ्ट प्रेशर भी लगता है और यहाँ पर टेल वाटर होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट समझेंगे, एक क्वेश्चन आएगा उसमें। टेल वाटर होता है डाउन स्ट्रीम साइड में, जो टेल वाटर होगा वहाँ से भी प्रेशर लगता है और ये अप स्ट्रीम साइड में जो प्रेशर है वाटर है उसके कारण भी प्रेशर लगता है और अपलिफ्ट। इस प्रकार से डिफरेंट प्रेशर लगते हैं, अलग अलग फोर्सेस लगते हैं। तो उसमें जो मेजर रजिस्टिंग फोर्स होता है डैम को जो स्टेबल बना के रखता है वो खुद का वेट होता है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट होगा, सेल्फ वेट ऑफ डैम। क्वेश्चन नंबर 64। टोटल फोर्स ड्यू टू वेव एक्शन ऑन ग्रेविटी डैम एक्ट्स एट अ हाइट ऑफ, आपको इसमें पूछा है कि जो वेव एक्शन होती है, जो वेव फोर्स लगता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि ग्रेविटी डैम पे उसकी हाइट क्या होगी, उस फोर्स की जो टोटल फोर्स है उसकी आपको हाइट बताना है। और हाइट कहाँ से बताना है, जो रिजर्वायर सरफेस दी गई है, इसमें चारों ऑप्शन में आप देख सकते हो, आपको कहाँ बताना है, रिजर्वायर सरफेस के अबाउ द रिजर्वायर सरफेस, उसकी रिजर्वायर सरफेस से आपको बताना है कि कितनी हाइट पे वेव एक्शन लगेगी। तो हम देख लेते हैं वेव एक्शन या वेव फोर्स क्या होता है, किसके कारण होता है ये, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसकी हाइट क्या होगी। वेव्स आर जनरेटेड ऑन द रिजर्वायर सरफेस बिकॉज ऑफ द विंड ब्लोइंग ओवर इट, ठीक है, जो वाटर होता है उस वाटर के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर, या जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर का मतलब होता है कि हमने क्या किया कि जो रिवर है उसमें हमने डैम बना दिया, डैम बनाने के कारण क्या होता है कि उसकी अप स्ट्रीम साइड में पानी इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, जो पानी स्टोर हो जाता है उसको हम क्या कहेंगे, रिजर्वायर कहते हैं या अप स्ट्रीम साइड कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वेव्स आर जनरेटेड ऑन द रिजर्वायर सरफेस, जो रिजर्वायर सरफेस है जहाँ पर पानी हमने इकट्ठा करा है, ठीक है, डैम बना के, डैम एक बैरियर होता है, तो बैरियर बना के हमने रिवर में क्या किया, एक साइड पानी को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द विंड ब्लोइंग ओवर इट, तो सरफेस के ऊपर जब विंड का ब्लो होता है, विंड की ब्लोइंग होती है तो उसके कारण वेव्स एक्शन आती है और क्या होता है, जो पानी है वो इस तरीके से फ्लो होने लगता है, वो इस तरीके से टकराता है डैम पे वेव एक्शन के, ठीक है, ये डैम बना हुआ है तो डैम से वो कैसा टकराएगा, इस वेव के फॉर्म में टकराता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फॉर डिज़ाइन पर्पस द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में बी एज्यूम्ड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्राइंगल ऑफ हाइट इक्वल टू 5/3 HW। तो हम डिज़ाइन पर्पस के लिए क्या करते हैं, एक ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं, जिस ट्राइंगल की हाइट कितनी होती है 5/3 HW,
जहाँ HW क्या है, हाइट ऑफ वेव। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हमने डिज़ाइन पर्पस के लिए एज्यूम किया, उसकी हाइट कितनी होगी 5/3 HW। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर निकाल लेंगे PW। टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल में हमें ये भी पता है जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो कितना होगा 2.4 WHW। ठीक है, ये कितना होगा 2.4 WHW। W जहाँ क्या है, W का मतलब होगा वेट ऑफ डैम। अब यहाँ पर हम देखेंगे टोटल प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे। इस ट्राइंगल का यदि हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 ट्राइंगल का यदि एरिया निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस यहाँ पर दी गई है इनटू हाइट है 5/3 HW। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल प्रेशर कितना हो जाता है 2WHW²। ठीक है, और वो कहाँ पर लगेगा, @3/8W। ठीक है, 3/8 HW अबाउ रिजर्वायर सरफेस। रिजर्वायर सरफेस की ये आप देखोगे यहाँ पर ये रिजर्वायर सरफेस दी गई है और यहाँ पर ये वाटर मार्क किया गया है, ये लेवल है वाटर का यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ कितनी डिस्टेंस पे लगते हैं, कितनी हाइट पे लगेगा वो रिजर्वायर की सरफेस से 3/8 HW। ठीक है, आपको ये हाइट याद रखना है 3/8 HW। ये तो रिजर्वायर के सरफेस से पूछ लिया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो ये जो दिया गया है ये कितना है 4/3 HW और ये कितना है HW/3। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। जो टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर की हमने वैल्यू भी देख ली, टोटल प्रेशर कितना होता है 2WHW² और वो कहाँ पर लगेगा 3HW/8 अबाउ द रिजर्वायर सरफेस। क्वेश्चन नंबर 64 आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन द रिजर्वायर इज फुल द मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन अ ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस्ड। जब रिजर्वायर फुल है तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि जो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स होता है ग्रेविटी डैम में वो कहाँ पर लगेगा, उसकी टॉप पे लगेगा, हिल पे लगेगा, या विद इन द मिडिल थर्ड ऑफ द बेस, या सेंटर ऑफ द बेस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आप यहाँ देखोगे तो यह डैम है। ठीक है, ये वेट ऑफ डैम इस डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपलिफ्ट प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये हेड वाटर है, जहाँ पर पानी जिस साइड हमने स्टोर करके रखा है वो हेड वाटर होगा, रिजर्वायर भी इसको कहेंगे। इस साइड जो पानी होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिजर्वायर कहेंगे, और ये टेल वाटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डैम में हमें समझना है हिल किसको कहेंगे और टो किसको कहेंगे। जो हेड वाटर है या जिस साइड हमने पानी को स्टोर करके रखा है वहाँ पर हिल होगी और इस साइड क्या होगी, टो होगी। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मैक्सिमम यहाँ पर पूछा गया कंप्रेसिव फोर्स कहाँ पर होगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर डैम का एक क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स और उसका रिजल्टेंट, 3 फोर्स यहाँ पर दिए गए हैं। जब रिजल्टेंट को हम आगे बढ़ाते हैं, ये रिजल्टेंट जो है उसकी फोर्स लाइन है, जो लाइन ऑफ एक्शन है, उसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो जहाँ पर ये कट करता है डैम को, ठीक है, जहाँ पर डैम को कट करता है वहाँ से हम क्या करते हैं, उसके सेंटर तक इसको जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी इसेंट्रिसिटी कहलाती है। फिर से इसको समझ लो, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन में वो लग रहा है रिजल्टेंट, उस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और जहाँ पर वो डैम को कट करती है उस पॉइंट से लेके मिड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी इसेंट्रिसिटी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, इसेंट्रिसिटी कहलाती है। यहाँ पर हम देखते हैं रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट फोर्स कटिंग द बेस एट एन इसेंट्रिसिटी ई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ विड्थ बी। तो यही मैंने आपको समझाया, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो कट करता है, किसको कट करेगा, बेस को कट करता है, और इसेंट्रिसिटी ई होती है कहाँ से, उसके सेंटर से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर, द नॉर्मल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑन द बेस विल बी सम ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है, और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, वही कंप्रेस करेगी इसको, तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कह सकते हैं। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है वो दोनों का सम होती है, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का। ठीक है, यहाँ पर V का मतलब होता है टोटल वर्टिकल फोर्स, B का मतलब है बेस विड्थ, उसकी विड्थ कितनी है बेस पर, वो है B। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस क्या हो जाएगी, लोड बाई एरिया। एरिया हमने क्या एज्यूम किया है, जो लेंथ है वो हमने क्या एज्यूम की है 1 पर मीटर लेंथ के लिए, तो L कितना हो जाएगा 1,
तो यहाँ पर B इंटू 1 हो गया, ये डायरेक्ट स्ट्रेस होगी। और बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगी My डिवाइडेड बाई I, ये होगी बेंडिंग स्ट्रेस होती है। आपको इक्वेशन पता होगी, बेंडिंग इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, उससे हमने निकाली है। ये जो इक्वेशन है बेंडिंग स्ट्रेस की, वो कहाँ से आई है, बेंडिंग इक्वेशन से। आपने पढ़ा होगा M/R और सिग्मा बाई वाई आपने पढ़ा होगा, वाई बाई सिग्मा, इस तरीके से जो इक्वेशन होती है उसकी, ठीक है। M/I सिग्मा बाई R और E सिग्मा बाई वाई E/R होता है, ये इक्वेशन होती है। बेंडिंग इक्वेशन होती है M/I सिग्मा बाई वाई और E/R। तो इन दोनों को इक्वल किया है, तो यहाँ से सिग्मा क्या हो जाएगा, My और डिवाइडेड बाई I के बराबर होगा, ठीक है। ये बेंडिंग स्ट्रेस होगी, ये प्लस भी होगी और माइनस भी होगी। प्लस कब होगी, जब हम बात करते हैं टो पर। टो पे जो प्रेशर लगता है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, वो प्लस में लेंगे, और हिल पे जो होती है वो माइनस में लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हिल पे जो होगी वो क्या लेंगे, हम माइनस में लेंगे। यहाँ पर ये जो हिल होती है, ये हिल है और ये टो है, ये हमने भी एक डायग्राम में देखा था। ये टो होगा और ये हिल होगा, ठीक है। जो अप स्ट्रीम साइड में जो उसका कॉर्नर होगा वो क्या कहलाएगा, बेस का जो कॉर्नर होता है अप स्ट्रीम में, वो हिल कहलाएगा। और टेल वाटर के पास, जहाँ टेल वाटर होता है, वहाँ पर वो जो कॉर्नर होगा वो क्या कहलाएगा, टो कहलाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों में, एक टो स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और एक कौन सी है, हिल कंप्रेसिव स्ट्रेस है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा है मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स। तो यहाँ फॉर्मूले से हम देख सकते हैं मैक्सिमम किसकी वैल्यू होगी, दोनों में मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो टो की होगी। कंप्रेसिव फोर्स या नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ पर होगी, टो पर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हिल पे वो -6E/B हो जाता है, वो माइनस हो जाएगा। इसके लिए जो टो है उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, किसके कंपेयर में, हिल के कंपेयर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टो जो दिया गया है, एट द टो, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, फॉर नो टेंशन डेवलप, यदि टेंशन डेवलप नहीं होता है उस कंप्रेशन फोर्स के कारण, किसी भी पॉइंट पे टेंशन डेवलप नहीं होता है, तो इसेंट्रिसिटी कितनी होना चाहिए, B/6 उससे कम होना चाहिए, लेस देन R = B/6। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसेंट्रिसिटी की, B/6, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसेंट्रिसिटी। यदि इससे ज़्यादा होगी इसेंट्रिसिटी, यदि E की वैल्यू ग्रेटर देन B/6 होगी, तो उस डैम में क्या होगा, टेंशन डेवलप होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, द मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ अ ग्रेविटी डैम। तो फ्रेंड्स ये मैंने अभी लास्ट में आपको समझाया है, यदि टेंशन डेवलप नहीं होना है तो जो इसेंट्रिसिटी होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, जो मैक्सिमम होगी वो B/6 के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67, प्रेजेंस ऑफ टेल वाटर इन अ ग्रेविटी डैम। जो टेल वाटर होता है यदि वो प्रेजेंस है तो उसके कारण प्रिंसिपल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस आपको बताना है दोनों को, कि ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी जब टेल वाटर क्या है, उपस्थित है। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं टेल वाटर, तो वैसे हमने देखा है डायग्राम, टेल वाटर ये होगा, ठीक है, और ये हेड वाटर होता है। हेड वाटर का मतलब जिस साइड हमने वाटर को, डैम को बैरियर बना के वाटर को रोका है, तो उस साइड जो वाटर होगा वो क्या होगा, हेड वाटर कहलाएगा, या रिजर्वायर भी हम जिसको कहते हैं। और डाउन स्ट्रीम में जो वाटर होता है, जो सीपेज होके चले जाता है, या हम गेट यदि इस डैम के ओपन करते हैं तो उसके कारण जो वाटर जाता है डाउन स्ट्रीम में, वो क्या कहलाएगा, टेल वाटर कहलाता है, ठीक है। सीपेज के कारण भी ये वाटर अब डाउन स्ट्रीम साइड आता है। तो हम देख लेते हैं टेल वाटर के कारण क्या क्या होता है, जो शियर स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। प्रिंसिपल एंड शियर स्ट्रेसेस, ठीक है। जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है उसका फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये किसके लिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए है। बोथ अप एंड डाउन स्ट्रीम, दोनों स्ट्रीम के लिए। यदि आपको अप स्ट्रीम में निकालना है प्रिंसिपल स्ट्रेस या डाउन स्ट्रीम में निकालना है, तो दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला दिया गया है, Pn sec² phi माइनस P tan² phi। व्हेन देयर इज नो टेल वाटर P विल बी 0। यदि टेल वाटर नहीं है तो P क्या हो जाता है, जो P है ये क्या होगा, 0 हो जाता है। और ये 0 होगा तो फॉर्मूला हम देख सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा = Pn। Pn का मतलब होता है नॉर्मल प्रेशर होगा, sec² phi, वेयर Pn नॉर्मल स्ट्रेस है और P जो है इंटेंसिटी ऑफ वाटर प्रेशर, जो टेल वाटर है उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर दी गई है। तो यदि टेल वाटर नहीं होगा तो P की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। नेक्स्ट हम फॉर्मूला देख लेते हैं, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता है, शियर स्ट्रेस होती है Pn - P tan phi।
ये डाउन स्ट्रीम के लिए होगी और अप स्ट्रीम के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव आ जाएगी। जो शियर स्ट्रेस होती है वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम साइड के लिए अलग अलग फार्मूला होगा, और जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसका फार्मूला सेम होता है या दोनों के लिए, मतलब डाउन स्ट्रीम हो या अप स्ट्रीम हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं शियर स्ट्रेस में, इफ़ टेल वाटर इज नेग्लेक्टेड, यदि टेल वाटर को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, पी की वैल्यू जीरो कर देंगे। तो यहाँ पर दो फार्मूले आप देख सकते हो शियर स्ट्रेस के, ये दो फार्मूले होंगे, डाउन स्ट्रीम के लिए एक फार्मूला है और सेकंड किसके लिए, अप स्ट्रीम के लिए। तो ये फार्मूले आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये फार्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, यदि टेल वाटर प्रेजेंस है, ठीक है, तो टेल वाटर यदि प्रेजेंस है तो हम देखते हैं दोनों स्ट्रेस में क्या चेंजेस आएंगे। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, फर्स्ट जो दी गई है वो कौन सी है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये फार्मूला है, ये फार्मूला कब है, जब टेल वाटर एब्सेंस हो, जब टेल वाटर एब्सेंस होगा तो ये फार्मूला होगा। ठीक है, और यदि टेल वाटर प्रेजेंस है, टेल वाटर की उपस्थिति है, तो उसमें हम क्या करते हैं, माइनस P10² फाई कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है वो टेल वाटर के प्रेजेंस में क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ये हमने माइनस किया, इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हो जाएगी यदि टेल वाटर है तो। शियर स्ट्रेस भी वही होगा, शियर स्ट्रेस में भी हमने क्या किया, माइनस कर दिया, माइनस टेल वाटर। तो यदि टेल वाटर होता है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हम देख लेते हैं। आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड डिक्रीजेस द शियर स्ट्रेस। ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ, ये दो ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। हम देख लेते हैं कहाँ पर है ये, ऑप्शन सी डी, जो ऑप्शन डी होगा, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर डी करेक्ट होगा, लास्ट जो ऑप्शन दिया गया डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्सेस एंड टेल वाटर प्रेशर द प्रिंसिपल स्ट्रेस इन अ ग्रेविटी डैम इज गिवन बाय। तो फ्रेंड्स हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, प्रिंसिपल स्ट्रेस हमने देखी है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला हमने देखा है, इसमें हमने क्या क्या एज्यूम किया था, एक तो नॉर्मल प्रेशर हमने एज्यूम किया था और टेल वाटर, और इसमें यदि अर्थक्वेक प्रेशर आता है तो उसको भी हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इफ़ PE डैश इज द इंटेंसिटी ऑफ हाइड्रोडायनामिक प्रेशर, हाइड्रोडायनामिक जो प्रेशर होता है वो एक किसका हो जाएगा, अर्थक्वेक के कारण आता है। हाइड्रोडायनामिक हमने पढ़ा है फर्स्ट क्वेश्चन में, हाइड्रोडायनामिक और इनर्शिया फोर्स, ये किसके कारण आता है, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन या अर्थक्वेक के हॉरिजॉन्टल वेव्स के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण। ठीक है, इफ P डैश E is the intensity of hydrodynamic pressure of tail water due to an earthquake, the principal stress at the downstream is given by। तो डाउन स्ट्रीम पे जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी उसका फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होगा, PN सेक स्क्वायर माइनस, माइनस में हमने इसमें एक और माइनस, ये इससे जो टेल वाटर होता है, टेल वाटर को हमने माइनस कर दिया किससे, अर्थक्वेक के प्रेशर से। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली कंसिडर द हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर टू अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम के केस में क्या होगा, यदि अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो उसमें अर्थक्वेक क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जो अर्थक्वेक का जो प्रेशर होगा वो हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, दोनों को नेग्लेक्ट करना आपको, अर्थक्वेक प्रेशर और जो उसमें टेल वाटर प्रेशर है, दोनों को आपको नेग्लेक्ट करना है। दोनों को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, P की वैल्यू की भी जीरो हो जाएगी और P डैश E, इन दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इन दोनों की वैल्यू जीरो होगी तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू PN सेक स्क्वायर फाई, PN या PV, ठीक है, PV भी वही होगा, वर्टिकल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, और सेक स्क्वायर फाई या थीटा। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। यहाँ दिया भी हो आपको, वेयर PV का मतलब क्या है, वर्टिकल डायरेक्ट स्ट्रेस है, और थीटा है एंगल ऑफ डाउन स्ट्रीम फेस ऑफ डैम विद द वर्टिकल। ठीक है, जो डाउन स्ट्रीम फेस है उसके एंगल वर्टिकल से कितना है वो होगा थीटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ डैम इज, जो डैम की एलिमेंट्री प्रोफाइल होती है उसका शेप आपको बताना है, रेक्टेंगुलर होता है, ट्रेपेजॉइडल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा या राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या होती है डैम की, उसके बाद हम देखेंगे उसका शेप कैसा होता है। द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ डैम सब्जेक्टेड ओनली टू द एक्सटर्नल वाटर प्रेशर ऑन द अप स्ट्रीम साइड। यदि अप स्ट्रीम साइड में, ठीक है, यदि ओनली कौन सा प्रेशर लग रहा है वहाँ पर, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कौन सा है, वाटर प्रेशर है, जो रिजर्वायर है, जो हेड वाटर है उसका यदि प्रेशर लगता है, विल बी राइट एंगल्ड ट्राइंगल
तो जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, राइट एंगल्ड बनता है, हैविंग जीरो विड्थ एट द वाटर लेवल एंड अ बेस विड्थ बी एट बॉटम। तो उसकी जो विड्थ होती है, उसकी विड्थ यहाँ पर कितनी होगी, सरफेस पे जहाँ पर वाटर लेवल होता है, वाटर लेवल पे उसकी क्या होगी, जीरो होगी, और बेस पे कितनी होगी, बी के बराबर। ये टोटल कितनी है, बी हो जाएगी, बी बाई टू है, तो टोटल कितनी होगी, ये बी होगी, हिल से टो तक की डिस्टेंस। ठीक है, द पॉइंट वेयर द मैक्सिमम हाइड्रोस्टेटिक वाटर प्रेशर एक, ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पर मैक्सिमम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है WH। तो इसकी जो शेप होगा, जो एलिमेंट्री प्रोफाइल है, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम, वो कैसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर डी करेक्ट होगा, राइट एंगल ट्राइंगल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, इन द एम्प्टी कंडीशन ऑफ रिजर्वायर एंड विथ द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम द वर्टिकल स्ट्रेस एट हील एंड टो रिस्पेक्टिवली आर गिवन बाय। आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो रिजर्वायर है उसकी कंडीशन क्या है, एम्प्टी कंडीशन है, और आपको वर्टिकल स्ट्रेस बताना है हील और टो पर कितनी होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, जो रिजर्वायर एम्प्टी होता है तो उस कंडीशन में व्हेन द रिजर्वायर इज एम्प्टी द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट्री प्रोफाइल विल बी इट्स वेट। यदि जो रिजर्वायर वो एम्प्टी है, ठीक है, वो एम्प्टी है, तो वहाँ पर जो वेट लगेगा एलिमेंट्री प्रोफाइल में, वो सिर्फ क्या होगा, जो फोर्स होगा वो वेट के कारण होगा, उसके खुद के वेट के कारण, सेल्फ वेट के कारण ही उस पर फोर्स आएगा। एक्टिंग थ्रू द फर्स्ट थर्ड पॉइंट M1, हेंस द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एट हिल विल बी, जो हिल पे होगी वो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी होगी, 2W/B के बराबर होती है, और करस्पॉन्डिंग नॉर्मल स्ट्रेस एट टो, और जो टो पर होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि रिजर्वायर का यदि एम्प्टी है, कंडीशन उसकी क्या है, एम्प्टी कंडीशन है, खाली है रिजर्वायर, उसमें यदि पानी भरा हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसमें जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस हिल पे होती है वो 2W/B के बराबर होती है, और जो टो है उस पर कितनी लगेगी, 0 के बराबर लगेगी। और टो और हिल आपने समझ लिया है, टो और हिल, उसको जो डैम है उसकी जो अप स्ट्रीम साइड है, तो इस कॉर्नर को हम क्या कहेंगे, हिल कहेंगे, और ये कॉर्नर टो होता है, ये हिल है और ये टो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हमारा, हमें पूछा गया हिल और टो पे, तो हिल पे 2W/B होती है, टो पे कितनी होगी, 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, नेग्लेक्टिंग अपलिफ्ट प्रेशर द बेस विड्थ ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम शेल बी टेकन एज। यदि हमने अपलिफ्ट प्रेशर को क्या किया, नेग्लेक्ट कर लिया, तो आपको बताना है कि जो बेस विड्थ होगी, ठीक है, एलिमेंट्री प्रोफाइल की ग्रेविटी डैम में, वो किसके बराबर होती है। तो देख लेते हैं हम, बेस विड्थ ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल इज टू बी फाउंड अंडर 2 क्राइटेरिया। यदि हमें एलिमेंट्री प्रोफाइल से क्या निकालना है, बेस विड्थ से निकालना है, तो उसके 2 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट जो होता है स्ट्रेस क्राइटेरिया है, और सेकंड जो है स्टेबिलिटी और स्लाइडिंग क्राइटेरिया। 2 क्राइटेरिया है, तो हम दोनों क्राइटेरिया से देख लेते हैं बेस विड्थ कितनी होगी एलिमेंट्री प्रोफाइल की। तो यहाँ पर फर्स्ट हम देख लेते हैं, जो इसमें वेट जो है, वेट ऑफ द डैम, वो कितना होगा, 1/2 BH गामा इंटू W, या रो इसको बोलेंगे, रो इंटू W। तो यहाँ पर रो क्या है, यूनिट वेट ऑफ डैम मटेरियल, डैम मटेरियल का यूनिट वेट है, और W क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया गया है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, वेट ऑफ द डैम। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेट कैसे निकालते हैं, आपको इसका फॉर्मूला पता ही होगा वेट का। वेट कैसे निकालना है, यदि डैम का यदि आपको वेट निकालना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, या यूनिट वेट ऑफ डैम मटेरियल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने फॉर्मूला देखा होगा। तो वेट बाय वॉल्यूम यदि आपको निकालना है, तो इसको इस साइड लेके जाओगे, ठीक है, वॉल्यूम को लेफ्ट साइड लेके जाओगे, तो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, जो वेट ऑफ डैम है उसका वॉल्यूम आप निकालोगे, तो आपका प्रेशर निकल जाएगा, ये यहाँ से वेट निकल जाएगा, वेट ऑफ दी डैम। नेक्स्ट यहाँ पर जो होता है वाटर प्रेशर, वाटर के कारण कितना प्रेशर लगता है, उसका भी फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हो, 1/2 W/H²। वाटर के कारण जो प्रेशर लगता है वो इस तरीके से लगता है, ऊपर 0 होता है, और नीचे आएंगे तो बढ़ते जाता है प्रेशर, और नीचे कितना हो जाता है, WH के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होता है, 0 होता है, और इसकी हाइट होती है H हाइट है, और ये वाटर प्रेशर लगता है। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट,
तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा वाटर प्रेशर का 1/2 WH²। और कहाँ पर लगेगा वो h/3 फ्रॉम द बेस, वो कहाँ लगता है बेस से h/3 डिस्टेंस पे। इसको एक बार और हम समझ लेते हैं। ये डैम है, ठीक है, ये डैम बना हुआ है, इसके बैक साइड में क्या है वाटर है, ठीक है, इस साइड वाटर फील है, तो वाटर का प्रेशर ऐसे लगेगा, ठीक है, ऊपर 0 होता है और नीचे जैसे आएंगे तो बढ़ते जाता है प्रेशर, ठीक है फ्रेंड्स। नीचे बढ़ेगा, नीचे कितना हो जाता है WH के बराबर होता है, यहाँ पर 0 होता है, और ये कितना H है। तो जो टोटल प्रेशर होता है, जो वाटर का टोटल प्रेशर लगता है 1/2 WH²। जब इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालते हैं तो ये कहाँ पर लगेगा, यदि बेस से हम देखते हैं तो बेस से इसकी डिस्टेंस कितनी होती है h/3, या हाइट हम कह सकते हैं, हाइट कितनी होगी h/3 होगी बेस से। नेक्स्ट जो होता है अपलिफ्ट प्रेशर है। अपलिफ्ट प्रेशर का भी यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, तीनों प्रेशर के यहाँ पे फॉर्मूला दिए गए हैं। अपलिफ्ट प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा वो ये 1/2 CWBH, जहाँ C क्या है अपलिफ्ट प्रेशर, इंटेंसिटी प्रेशर कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट होता है अपलिफ्ट प्रेशर का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको प्रेशर बता दिए, 3 प्रकार से प्रेशर लगते हैं जो एलिमेंट्री प्रोफाइल दी गई है। इसमें 3 प्रेशर, एक P है, एक U है और एक W है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें 2 क्राइटेरिया जो दिए गए हैं, स्ट्रेस क्राइटेरिया और स्टेबिलिटी और स्लाइडिंग क्राइटेरिया। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रेस क्राइटेरिया। अब स्ट्रेस क्राइटेरिया में हम बेस विड्थ कैसे निकालेंगे, कंसिडरिंग द फोर्स ट्राइंगल। हम फोर्स ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं और उससे हम क्या निकालते हैं, बेस विड्थ निकालेंगे। तो यहाँ पर फोर्स ट्राइंगल क्या हो जाएगा, जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, एक तो वेट है और एक अपलिफ्ट प्रेशर है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है या वाटर का जो प्रेशर है वो हो जाएगा P, और ये h/3, ठीक है। यहाँ पर h/3 क्या होगा, जो वाटर प्रेशर कितनी हाइट पे लग रहा है h/3 पे, डिवाइडेड बाय B/3। B/3 क्या होगा, जो वेट है वो इस फेस से कहाँ पर लगता है B/3 पे, या इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी B/3 पे इस वर्टिकल फेस से। और इसमें जब वैल्यू रख देंगे हम U की, W, U और P, इन तीनों की वैल्यू यहाँ से जब रखेंगे और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से B कितना हो जाएगा, B का जो फॉर्मूला आता है H/√ρ-C। और यदि हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि जो अपलिफ्ट प्रेशर है, जो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको नेग्लेक्ट करना अपलिफ्ट प्रेशर। यदि हम अपलिफ्ट प्रेशर नेग्लेक्ट करते हैं तो यहाँ पर U कितना हो जाएगा, 0 होगा, और U का मतलब 0 है, इसका जो कोफिशिएंट है C वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से B की वैल्यू हमें मिल जाएगी H/√P। सेकेंड क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। सेकेंड जो क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी और स्लाइडिंग क्राइटेरिया, ठीक है, स्टेबिलिटी और स्लाइडिंग क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है, फॉर नो स्लाइडिंग टू अकर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कॉसिंग स्लाइडिंग शुड बी बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्सेस अपोजिंग द सेम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यदि स्लाइडिंग नहीं होना है, स्लाइडिंग अकर नहीं होगी, तो किस कंडीशन में नहीं होगी, जब हॉरिजॉन्टल फोर्स कॉसिंग स्लाइडिंग के कारण जितना हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है वो बैलेंस हो जाए किससे, फ्रिक्शनल फोर्स के। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, जो वाटर और ग्रेविटी डैम है, ठीक है, जो ग्रेविटी डैम है उसका वेट और अपलिफ्ट प्रेशर, ये उसको कैसे काम करेगा, फ्रिक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है। और इसमें जो स्लाइडिंग, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है, P है, ये P आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और स्लाइडिंग फोर्स होगा वेट माइनस अपलिफ्ट प्रेशर। तो यहाँ से हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ पर P इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा W-U, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, P की वैल्यू रख देते हैं, W की वैल्यू रख देते हैं और U की। ये जो 3 हमने यहाँ पर निकाले थे फॉर्मूले, इन तीनों की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से हमें एक B का फॉर्मूला मिल जाएगा, बेस विड्थ का फॉर्मूला मिल जाएगा। और क्वेश्चन में आपको नेग्लेक्ट करना है अपलिफ्ट प्रेशर, ये क्वेश्चन में दिया गया है, और नेग्लेक्ट अपलिफ्ट प्रेशर करेंगे तो U कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। और U 0 जब रखेंगे तो हमें बेस विड्थ का यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाएगा। 2 फॉर्मूले हमें बेस विड्थ के मिल गए, ये 2 फॉर्मूले हैं। अब इसमें लास्ट सेंटेंस यदि आप पढ़ोगे तो क्या है, द विड्थ प्रोवाइड फॉर द एलिमेंट्री प्रोफाइल शुड बी ग्रेटर ऑफ द विड्थ गिवन बाय द अबाउट 2 क्राइटेरिया। दोनों क्राइटेरिया से जो हमने विड्थ निकाली है उनमें से जो मैक्सिमम विड्थ होगी वो हम कंसिडर करते हैं। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो D है वो करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर होगी, दोनों में से जो ग्रेटर होगी वो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एलिमेंट्री प्रोफाइल की जो विड्थ होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी H/√G से और H/μG से। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर D करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ अ सेफ डैम हैविंग एन एलिमेंट्री प्रोफाइल इज। आपको इसमें मैक्सिमम पॉसिबल हाइट बताना है सेफ डैम हैविंग एन एलिमेंट्री प्रोफाइल इज। तो इसमें हम देख लेते हैं इसको कैसे, फॉर्मूला को कैसे डिराइव करेंगे हम। द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द टो इज गिवन बाय। जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है टो पर, जो हमने फार्मूला पहले देखा था सेक स्क्वायर फाई और इस तरीके से जो फार्मूला था, उस फार्मूले को हम जब डिराइव करते हैं, ठीक है, उस फार्मूले को जब डिराइव करेंगे तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस आती है WH रो माइनस C प्लस 1 होगी। अब यहाँ पर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? शुड नॉट एक्सीड द अलाउेबल स्ट्रेस फॉर द मटेरियल। जो मटेरियल होता है उसकी अलाउेबल स्ट्रेस के क्या होना चाहिए? एक्सीड नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ये अलाउेबल स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम किसके बराबर रख देंगे? अलाउेबल स्ट्रेस के बराबर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम H निकाल लेंगे। H कैसे निकालेंगे? इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये फार्मूला H का क्या हो जाएगा? H का जो फार्मूला होगा, ये एक मिनट, फार्मूला इसका H का F डिवाइडेड बाई W अंडर अब W ब्रैकेट में रो माइनस C प्लस 1, ये फार्मूला होगा हाइट का, ठीक है फ्रेंड्स। ये हाइट का फार्मूला हो जाएगा। फॉर फाइंडिंग द लिमिटिंग हाइट H इट इज़ यूजुअली नॉट टू कंसिडर द अपलिफ्ट। यदि हमें लिमिटिंग हाइट निकालना है तो उसमें हम क्या करते हैं? जनरली हम क्या कंसिडर नहीं करते हैं? अपलिफ्ट प्रेशर को। और अपलिफ्ट प्रेशर को कंसिडर नहीं करते हैं, इसका मतलब जो अपलिफ्ट प्रेशर का जो कांस्टेंट होता है C, या जो कोफिशिएंट होता है C, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर H कितना होगा? F डिवाइडेड बाई G माइनस 1, रो माइनस 1 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रो माइनस 1 नहीं होगा, रो प्लस 1 होगा। ये यदि हम C यहाँ पर 0 रहेंगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस में आएगा। ये जो 1 है ये प्लस में होगा। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या हो जाएगा? C करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। द फोकस ऑफ बेस पैराबोला फॉर अ डैम हैविंग अ हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर इज अ डिस्टेंस ऑफ। यदि हम डैम में हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर लगाते हैं तो उसकी डिस्टेंस आपको बताना है फोकस ऑफ बेस पैराबोला से। तो फ्रेंड्स जो डिस्टेंस होती है वो B होती है टो से। टो से यदि वो डिस्टेंस हम देखेंगे तो कितनी होती है? वो B के बराबर होती है। और B यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो, कैपिटल B जो है बेस विड्थ ऑफ द डैम और स्मॉल b है विड्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर। तो हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर B फ्रॉम टो। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर C करेक्ट होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। By providing a top width for roadway and freeboard in the elementary profile of a gravity dam, the resultant force for full reservoir condition will be। आपको रिजल्टेंट फोर्स बताना है। यदि रिजर्वायर कैसा है? फुल है, वो कंडीशन दी गई है। और हमने जो डैम पे प्रोवाइड किया है टॉप विड्थ उसकी रोड की प्रोवाइड की है और फ्री बोर्ड हमने प्रोवाइड किया है। तो आपको बताना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, ऑप्शन ए है शिफ्ट टूवर्ड्स द हिल, हिल की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा, या टो की तरफ शिफ्ट होगा, या शिफ्ट नहीं होता है, या ऑप्शन डी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो रोड हम यदि बनाते हैं टॉप विड्थ प्रोवाइड फॉर रोड, तो इस तरीके से डैम हमें बनाना पड़ता है। नहीं तो हम सिंपल इस तरीके से डैम जो डिज़ाइन करते हैं। यदि हमें टॉप विड्थ प्रोवाइड करना है तो ये डैम इस तरीके से बनाएंगे, जो ऊपर जो टॉप विड्थ हमने प्रोवाइड कर दी है और फ्री बोर्ड यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ गिवन डैम इज ओनली थ्योरेटिकल प्रोफाइल। जो एलिमेंट्री प्रोफाइल होती है जो डैम की होती है वो ओनली थ्योरेटिकल प्रोफाइल होती है, लेकिन सर्टेन चेंजेस हमें करना पड़ता है, हैव टू बी मेड इन दिस प्रोफाइल इन ऑर्डर टू कैटर प्रैक्टिकल नीड्स, ठीक है। तो उसमें प्रैक्टिकल नीड्स की ज़रूरत होती है, उसके कारण हमें क्या करना पड़ता है? सर्टेन चेंजेस करना पड़ता है। तो उसकी आवश्यकता क्यों होती है? कौन कौन सी आवश्यकता होगी? पहली उसकी जो नीड्स होती है वह है प्रोवाइडिंग अ टॉप विड्थ फॉर रोडवे कंस्ट्रक्शन। तो हमें रोडवे कंस्ट्रक्शन के लिए टॉप विड्थ, उस पर डैम जो है उस पर टॉप विड्थ हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। और सेकेंड जो है प्रोवाइडिंग अ फ्री बोर्ड ओवर टॉप वाटर सरफेस, जो टॉप वाटर सरफेस है उसके ऊपर भी हमें फ्री बोर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। क्यों फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि जो वेव फोर्स होता है, वेव एक्शन हमने पढ़ी थी लास्ट जो क्वेश्चन था एक क्वेश्चन, उसमें हमने वेव फोर्स देखा था, ठीक है। उसकी हाइट भी देखी थी, जो टोटल फोर्स होगा वेव फोर्स उसकी सरफेस वाटर सरफेस से हाइट कितनी होगी, तो उसके कारण हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? तो वो फ्री बोर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर
दिस एडिशन ऑफ टू प्रोविजन विल कॉज द रिजल्टेंट फोर्स टू शिफ्ट टूवर्ड हिल। इन दोनों के कारण क्या होता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, टूवर्ड हिल, हिल की तरफ वो शिफ्ट हो जाता है। हिल कहाँ होगा, यहाँ देख सकते हो, इसको हम क्या कहेंगे, जो डैम का ये कॉर्नर होगा वो हिल होगा और ये कॉर्नर होता है टो होता है, तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाता है रिजल्टेंट फोर्स, हिल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड टेंशन सम मेसनरी और कॉन्क्रीट विल हैव टू बी एडेड ऑन अपस्ट्रीम साइड। तो हमें यदि टेंशन को अवॉइड करना है तो हम क्या करते हैं, इसकी अपस्ट्रीम साइड में क्या करते हैं, कुछ कॉन्क्रीट या मेसनरी, एक्स्ट्रा मेसनरी एडेड ऑन अपस्ट्रीम साइड में हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मेसनरी या कंक्रीट को ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, वो हो जाता है टूवर्ड्स द हिल। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर ए करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 75। फॉर वेव एक्शन इन डैम्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्रीबोर्ड इज जनरली टेकन टू बी इक्वल टू। जो वेव एक्शन होती है डैम में, तो उसमें जो मैक्सिमम हाइट हम लेते हैं फ्री बोर्ड की, वो जनरली किसके बराबर होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, HW के टर्म्स में आपको बताना है, और HW का मतलब होगा हाइट ऑफ वेव के टर्म्स में बताना है। तो फ्री बोर्ड हम जनरली प्रोवाइड क्यों करते हैं, फ्री बोर्ड होता क्या है, फ्री बोर्ड इज द मार्जिन प्रोवाइडेड बिटवीन द टॉप ऑफ द डैम एंड हाई फ्लड लेवल इन द रिजर्वायर टू प्रिवेंट द स्प्लैशिंग ऑफ द वेव्स ओवर द नॉन ओवरफ्लो सेक्शन। जो कि वेव है वो नॉन ओवरफ्लो सेक्शन से ओवर ना कर जाएं, ठीक है, इसलिए हम फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। और फ्री बोर्ड क्या होती है, मार्जिन होती है, किसके बीच की मार्जिन होगी, जो मार्जिन होती है टॉप ऑफ द डैम के टॉप की और हाई फ्लड लेवल है उसके बीच की जो मार्जिन होगी वो क्या कहलाएगी, फ्री बोर्ड कहलाती है। जो फ्री बोर्ड होता है वो जनरली हम कितना लेते हैं, यूजुअली प्रोवाइडेड इज 1.5 टाइम्स HW एंड नॉट लेस देन 0.9 मीटर। इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्रोवाइड करते हैं, 1.5 इंटू हाइट ऑफ वेव्स या 0.9 मीटर। कम से कम हमें 0.9 मीटर तो फ्री बोर्ड प्रोवाइड करना ही है, और 1.5 HW, इन दोनों को हम देख लेंगे, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी करेक्ट होगा, 1.5 इंटू हाइट ऑफ वेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।